बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। आमतौर पर यह मिसरा मीर तकी मीर के नाम से मंसूब किया जाता है। दरअसल ये मिसरा शाद लखनवी का है और इसका मुकम्मल शेर अगर आपको मैं सुना दूं तो आपको आज के सियासी हालात की समझ आ जाएगी हो क्या रहा है। विसाले यार से दूना हुआ इश्क, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। तो इसके दो तर्जमे हैं। पहला तर्जमा ये कि जब हुकूमत में नहीं थे तो हुकूमत में आने के लिए तगोदो की जा रही थी और हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश की गई, कामयाब हुई, हुकूमत में आ गए, अगू की। अब हुकूमत में रहें या ना रहें, इलेक्शन कराएं या ना कराएं, और वो जितना शौक़ था कि अदम एतमाद लाएंगे, इमरान खान को घर भेजेंगे और फिर हम कामयाब हो जाएंगे, वो तो पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ खान साहब पंजाब की 20 सीटें जीत जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी, और वो सीटें जीत के यानी अब इमरान खान की एक तो इक़्तिदार से उसको निकाला गया और दूसरा जब उनकी वापसी होने की उम्मीद पैदा हो चली है तो फिर डॉलर भी ऊपर जा रहा है, मार्केट भी गिर गई। तो खान साहब की फतह कौम को रुपये की कीमत में 4.5 रुपये कमी से पड़ी है। डॉलर जो है वो अपनी तमाम हदें क्रॉस करता जा रहा है और स्टॉक मार्केट भी गिर गई है। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब जीत गए हैं तो लोगों को यकीन हो जाता कि वो जो बड़ी काम की हुकूमत थी जिसको निकाला गया था अमरीकी साजिश से, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, एक साइफर आया था और फिर यहाँ मुकामी लोगों ने मिलकर एक साजिश में हिस्सा लिया, खान साहब की हुकूमत को घर भेज दिया। इस बात पर अगर लोगों को यकीन होता कि अब खान साहब चूँकि इलेक्शन जीत गए हैं, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, बड़ा मैदान मारा है उन्होंने, और वो कहते हैं जी पब्लिक पहले से ज़्यादा बाहर निकली है, वरना तो साजिश हो गई थी, वरना तो धांधली हो गई थी। तो इसके बाद भी अगर डॉलर गिर रहा है और स्टॉक मार्केट गिर रही है तो फिर ये समझ जाए कि विसाले यार से दूना हुआ इश्क। तो इसका मतलब ये कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से लोगों को अभी तक यकीन नहीं आया कि सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये कि आगे क्या होना है, आगे क्या होने जा रहा है। जो इस वक्त टिप्पणियां की जा रही हैं, जो क्या फशनासियाँ की जा रही हैं, जो हाशियाराइयाँ की जा रही हैं, हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो गया है। अभी तो मुस्लिम लीग नून ये बैठ के सोच रही कि मकसद हो क्या गया है। इत्तेहादी ये सोचे तो दो काम हो रहे हैं। इत्तेहादी ये सोच रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त जमात थी और हम तो कान लपेट के पड़े हुए थे, मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जीतना चाहिए था। अब वो हाथ मल रहे हैं कि ये तो काम ख़राब हो गया, लेकिन हिम्मत किस लिए नहीं आ रही। दो काम होने जा रहे हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कह दे रही है जैसे किधर जाना, हमने 1.5 साल गुजारना है, तुम जो करना कर लो, जो पुटना पुट लो। पंजाबी जी कहते हैं ना कि जो आप कर सकते हो वो कर लें। हाँ सब 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब होगा क्या, अब इसमें भी थ्योरीज आ रही हैं और कहने वाले कहते हैं जी पंजाब में इतनी आसानी से परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बन सकते। राणा सलाम ने तो कह दिया कि अगर हमें इजाज़त मिली तो 5-7 बंदे इधर हो जाएंगे और फिर जो गिनती है वो पूरी नहीं होगी, फिर ढूंढते रहे। तो तहरीक इंसाफ के कान खड़े हो गए। उन्होंने तमाम अरकान असम्बली को जो है वो जमा करना शुरू कर दिया है, बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। और ये उन्होंने कल के इजलास में फैसला किया कि कोई रुकन असम्बली जो कि पंजाब असम्बली का रुकन है वो क़यादत को मुतला किए बगैर दाएं बाएं लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं होएगा। दूसरा काम वो ये कह रहे हैं कि अरकान कौमी असम्बली जो अब नहीं रहे, यानी पहले थे, अब तो वैसे इस्तीफ़ा दे दिया है लेकिन इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुए, तो समझा जाएगा कि वो अब भी तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं या मिनिस्टर हैं। उनकी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं कि 10-10 20-20 के ग्रुप बना के उनके साथ लाइजन करें, जो जैसे अमजद शहबाज ने किया था जब वो वज़ीर आला बने थे। तो इस तरह की तरकीबें लड़ाई जा रही हैं कि 22 जुलाई को तमाम स्ट्रेंथ इकट्ठी की जाए और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया जाए। और परवेज़ इलाही साहब जो है वो भड़के मार रहे हैं जी कि जब इमरान खान कहेगा मैं हुकूमत छड़ देंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो वज़ीर आला मुंतखब होते हैं या नहीं होते और क्या वो आसानी से वज़ारत आला छोड़ देंगे। तो ये अभी इसके अंदर कहते हैं इश्क में और भी है इम्तिहान। अभी तो मिसाले यार से दूना हुआ इश्क, यानी ये वसल हुआ जब महबूब की जुदाई में अब तड़प रहे थे, जब महबूब मिल गया तो और मुसीबत पै गई। ये दोनों तरफ यही हिसाब है। खान साहब ने 20 सीटें जीती हैं, दोनों मुसीबत पड़ गई है। क्योंकि मैंने कहा था कल के प्रोग्राम में कि खान साहब तो हारने की तकरीर तैयार करके बैठे हुए थे। अगर नहीं यकीन तो खान साहब की तकरीर उठाकर देख लें जो उन्होंने
विनिंग स्पीच कौम से की है, उसमें उन्होंने इलेक्शन को नहीं माना। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, पैसा चला है, धौंस चली है, धांधली चली। ऐसे मेरे लोग निकल आए, ये तो अवाम निकल आई, इसलिए हम इलेक्शन जीत गए। तो अवाम तो निकली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो धौंस धांधली वाली बात है, ये सारी तकरीर वो थी जो उन्होंने तैयार की थी हारने के बाद। हारने के बाद उन्होंने कह रहा था जनाब धांधली हुई है, हारने के बाद उन्होंने कहा था पैसा चला है, हारने के बाद उन्होंने कहा था रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, हारने के बाद उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, उसने बड़ी बेईमानी की है, हारने के बाद पंजाब पुलिस पर इल्ज़ाम लगना था, तो सारे इल्ज़ाम जो खास साहब ने तैयार किए हुए थे, अगर आप तकरीर सुने और एक लम्हे के लिए जहाँ जहाँ वो अपनी कामयाबी का जिक्र करते हैं वहाँ पे कामयाबी को हार के लफ्ज़ से रिप्लेस करें तो आपको पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। मतन वही है, मुद्दा वही है। अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसलिए चढ़े हुए हैं कि उनको फिक्र है कि हुन अभी किसी के पास अगर इमरान खान का तोड़ है, हुकूमत के पास नहीं है, हुकूमत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, हुकूमत उनको हाथ नहीं लगा सकती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिससे खुद सियासी जमातों के ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान सबको लटका सके, उनको डिस्क्वालीफाई कर सकें, वो फंदा फिट कर सकें। केस है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन के पास दो मामला थे। पहला मामला ये कि इलेक्शन कमीशन खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा, उसके अंदर वो इमरान खान साहब फारग हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उनकी जमात में बैन हो सकता है, उनकी जमात पे जो बैरूनी फंडिंग का इल्ज़ाम है वो साबित हो सकता है। दूसरा एक नई बात शुरू हो गई है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर तौहीने अदालत की कार्रवाई शुरू कर रहा है। अब ये इलेक्शन कमीशन अगर बड़ा तगड़ा है तो ये काम कर लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी दबाव का शिकार है और उसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन इसलिए इमरान खान साहब ने सारा वजन अब डाल दिया इलेक्शन कमीशन। अब उनको ना न्यूट्रल नजर आया अपनी तकरीर के अंदर, ना उन्हें कोई और चीज़ नजर आई, ना उन्होंने कहा मिस्टर एक्स ने बड़ी कोशिश की, मिस्टर वाई ने धांधली की बड़ी कोशिश की, एक्स वाई तुम्हें मैंने शिकस्त दी है। खान साहब ने ऐसी कोई तकरीर नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। तो एक तो मामला सेटल हो गया, वहाँ पे सीज फायर हो गया। जैसे अदलिया से खान साहब का सीज फायर हुआ था ना, ऐसे इंतखाबात में उनका हल्का सा सीज फायर हुआ। और सीज फायर में का मतलब ये नहीं कि खान साहब को वज़ीर बनाया जा रहा है, खान साहब को हुकूमत मिलने वाली है। सीज फायर का मतलब ये कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहले तो वो जो खान साहब चढ़ाई कर रहे थे ना, पहले तो उसको रोका जाए। तो एक मामला यहाँ पे सेटल हो गया कि खान साहब ने फौज के हवाले से जो अपना बयानिया है उसके अंदर वो कह भी नहीं सकते। अब तो लोग भी उनके कह रहे हैं कि इलेक्शन न्यूट्रल हुआ है और फेयर हुआ है। तो अब वो अगर खान साहब इसको फौज को रगड़ा लगाएंगे तो फौज के अंदर जो उनकी अभी भी सिंपैथी फैक्टर है, उनकी हमदर्दी का फैक्टर है, बड़ा वोट बैंक है फौज के अंदर, वो फिर कहेगा जनाब हूंते जान दो खान साहब, ये तो अब बात गलत है। तो खान वो अभी रिस्क नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन बेचारा ना आगे पीछे कोई है ही नहीं, उसको कौन सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो अब वो लड़ाई सीधी सी इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ रहे हैं। खान साहब को अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमीशन चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि इसको घर भेजें, अगर ये घर ना गया तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होगा, हम मुतालबा करते हैं। तो मामला इलेक्शन फेयर एंड फ्री का नहीं, मामला है वो जो कंटेम्प्ट लगने जा रही है तौहीने इलेक्शन कमीशन, तौहीने अदालत कह लें, क्योंकि वो भी उसके बाद भी अदालत के इख्तियारात होते हैं। इसका इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने खान साहब की तमाम तकरीरों का रिकॉर्ड मंगाया और पैमरा से उसका रिकॉर्ड मांगा है, और उसके बाद उन्होंने अपने कानूनी माहिरीन को इस बात का, यानी उन्होंने कहा कि तैयारी करें। इस बात का इंकशाफ भी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर ने कमर दिलशाद उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी बड़ा फैसला आ रहा है और इमरान खान के खिलाफ वो तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं। यानी कमर दिलशाद साहब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब ममनुआ फंडिंग केस से परेशान है। मुशीरों ने खान साहब को दो तरह की बातें बताई हैं। एक ग्रुप ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि वो ममनुआ फंडिंग केस जब्त कर लेंगे। कमर दिलशाद का कहना था इमरान खान की तवज्जो ये है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला ना कर ले जिससे उन पर, उनकी पार्टी के ऊपर कोई हरफ आए, और इमरान खान के अलावा तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
उन्होंने पैमरा से ऑडियो और वीडियो मंगवाई है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 इलेक्शन एक्ट 2017 शिक 10 के तहत कार्रवाई कर रहा है और इलेक्शन कमीशन इस बारे में खान साहब को चार्जशीट करने वाला है। ममनुआ फंडिंग केस भी साथ चलेगा, लेकिन अहम केस तौहीन अदालत का चल रहा है। जब इमरान खान वज़ीर थे तो केस उस वक्त भी चल रहा था। दरमियान में इमरान ने कहा कि मामला छोड़ देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, शायद इमरान खान साहब को एहसास हो जाए। लेकिन अब बात ज़्यादा आगे चली गई है। अब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो भी इस बात पे राज़ी हैं। वो कहते हैं जनाब अब हमारी रिट का सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के इक्वल इख्तियारात होते हैं। तो खास साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, वो मरियम के कदमों में बैठते हैं, फलाने के बैठते हैं, उन्होंने रिगिंग की, ये किया वो किया, तो उनका सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अब वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से भी बैकडोर कोई सीज फायर हो जाए, जिस तरह बाकी जगहों पे हो गया है। जुडिशरी में सॉफ्ट कॉर्नर साफ नज़र आ रहा है और अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर साफ नज़र आया। तो अगला जो मरहला है वो इलेक्शन कमीशन के साथ है। तो हाँ साहब ये तीसरा मरहला सर करने के बाद उन्होंने सत्य खैरा है। अब उनकी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, उनकी मर्जी का आर्मी चीफ होना चाहिए, उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये तीन काम वो कर लें तो फिर खान साहब को कौन रोकेगा। तो खान साहब का जो अगर आप देखें पॉलिटिकल कैंपेन जो उन्होंने बाहर निकलने के बाद की, उन्होंने तीन लोगों पे प्रेशर डाला। अदलिया पे प्रेशर डाला, फौज पे डाला और इलेक्शन कमीशन पे डाला। दो प्रेशर उनके सक्सेसफुल हुए हैं, तीसरा प्रेशर वो अब इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं। अगर मेरी बात किसी को समझ नहीं आई तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि खान साहब ने इन सबको दबाव में लिया हुआ। और जिसके पास स्ट्रीट पावर होती है उससे इदारे डरते हैं, क्योंकि इदारों के अंदर जो काम लोग करते हैं वो होते तो मुलाजम पेशा है, चाहे वो आर्मी चीफ हो चाहे चीफ जस्टिस हो। उनकी एक मुद्दत मुलाजमत है, मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जानी है, उसके बाद उन्हें वो सपोर्ट वो नहीं रहती। फ़ौज किसी हद तक अपने इदारे अपने लोगों को सपोर्ट करती है, जिस तरह आज भी मुशर्रफ को किया जा रहा है। बेशुमार केसेस बेशुमार चीज़ें होने के बावजूद फ़ौज तैयार है कि उनको पाकिस्तान लाकर यहाँ पे उनको एजाज़ात के साथ दफनाया जाए। तो वो तो करते हैं प्रोटेक्ट, लेकिन बाकी के इदारे तो इलेक्शन कमीशन को कौन याद रखता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, पिछला कौन था, किसी को याद ही नहीं होगा। उससे पिछला कौन था, किसको याद है, किसी को भी याद नहीं होगा। चीफ जस्टिस उनको भी लोग उन्हीं को याद रखते हैं जिन्होंने ये बड़े अच्छे फैसले किए हों, उनको भी शायद याद नहीं रखते। याद उनको रखते हैं जिनको बुरे फैसले किए होंगे, तो उनके खिलाफ उनके साथ लोग खड़े नहीं होते, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जिन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, उनके साथ कौन खड़ा है? उनके साथ तो उनके घर वाले नहीं खड़े। साकिब निसार साहब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा किधर गए हैं? तो ये वो सारे जज हैं जिन्होंने मुतनाज़ा फैसले दिए, इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिली। तो इसी तरह इदारे कमज़ोर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक वो अपनी सीट पर हैं, अगर उनके अंदर दम है, इंसान तो सारे एक जैसे ही होते हैं। होता क्या है कि कुव्वत फैसला किसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। कुव्वत फैसले पे भी आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो असल प्रॉब्लम है वो कुव्वत फैसला का है, जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त हुई है। और ये हमने टिकट फलां को दे दिए, हमने ये को दे दिए, फलां को दे दिए, ये सब तोता कहानियाँ जो अब सुनाई जा रही है। वो इसलिए सुनाई जा रही है कि नवाज शरीफ नाराज़ हो गए। नवाज शरीफ अपने करीबी लोगों के ज़रिए ये खबरें फ्लोट करा रहे हैं कि मैं तो पहले किया सी। तो अर्ज़ ये कि नवाज शरीफ साहब ने अगर पहले कहा था तो नवाज शरीफ साहब को बीइंग अ लीडर उसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। कहने से कुछ नहीं होता कि जी मेरे 5 प्यारे उन्होंने मुझे कन्विंस किया, वो उनके एक बड़े मनपसंद साफ़ी है, उनके ज़रिए वो खबर उनकी आई है मंजर आम पे, जिसमें उन्होंने कहा जी 5 प्यारों ने मरवा दिया। अब 5 प्यारों के लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि वो कौन कौन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ हो सकते हैं, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन और ख्वाजा साद रफ़ीक। लेकिन मैं इसमें से शहबाज शरीफ का नाम माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ घर का आदमी है, वो 5 प्यारों में नहीं हो सकता। 5 प्यारे होते हैं जो मुशीरान होते हैं, बाहर के लोग। शहबाज शरीफ मुशीर नहीं, शहबाज शरीफ है उनका ताबेदार, उनका भाई है, घर की बात है। तो वो तो मालकान में से है। तो मुशीरान में जो 5वां मुशीर है वो अय्याज सादिक है। ये वो 5 लोग हैं जिनको कहा जाता था ये धनिया ग्रुप है। जब नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चल रहे थे या एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला कर रहे थे, उनके नाम ले लेकर उनको चैलेंज कर रहे थे, तो ये 5 लोग ऐसे थे जो अपने यानी ख्वाजा साहब भी तो बेचारा वैसे ही अंदर था, लेकिन ये सारे अपने अपने डर के मारे कहीं कहते हैं इनकी कांपे टांग रही थी। ये इनको उस वक्त धनिया ग्रुप कहा जाता था, तनिया पीता है, नहीं छोड़े बीच का रास्ता। शहबाज शरीफ वैसे उसमें शामिल है,
लेकिन वो मुशीरान में नहीं आता। तो ये 5 प्यारों के हवाले से जो खबर आ रही है ना कि नवाज शरीफ बड़े नाराज है जी, उन्होंने मना किया था तहरीक इंतमाद में। वैसे बात ठीक है, वो पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान रहने दो, भुगतने दे जो लेके आए हैं। तो लेकिन खान साहब के को इक़्तिदार से निकालने, और कुछ लोगों को शायद ये होगा कि वो दोबारा कभी ज़िंदगी मौका मिले ना मिले वज़ीर बनने का, अब मिल रहा है तो बन जाए। तो ये 5 प्यारे जो है मैंने को बताए, इनके ऊपर अब नज़ला गिरने वाला। अब ये 5 प्यारे रिपोर्ट बनाते फिर हम इलेक्शन क्यों आ रहे। इनिशियल रिपोर्ट पेश की गई, हमने इसलिए इलेक्शन आ रहा कि हमने लूटों को वोट दे दिए, टिकट दे दिए, और उनको टिकट देना इसलिए ज़रूरी था कि वो कमिटमेंट की थी। तो वो कहते ना जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। तो वो इस तरह जरदारी साहब का भी ये सूल है कि वो जिससे वादा करते हैं वो निभाते हैं। और नवाज शरीफ साहब को भी जिनसे वादा किया गया कि जी हमने 20 लोगों को वादा किया था, 20 में से जो 12-13 लोग लौटे थे जो पीटीआई से आए थे, उनको टिकट देने से अब इलेक्शन हार गए हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मामला ये नहीं कि लोटों को टिकट देने से हारे, मामला तो गवर्नेंस का है कि जो पिछले 3 महीने में गवर्नेंस हुई है, क्या वो इतनी अप टू मार्क थी कि सिलेक्शन में उसका कोई आउटकम निकलता पॉजिटिव, तो वो नहीं निकलना था। तो जो मैंने आपको शेर सुनाया, विसाले यार से दूना हुआ इश्क दुगना, दूना से मुराद दुगना, तो ये वही मामला है। बस हुकूमत चाहिए थी, हुकूमत मिल गई, आगे चलाने की वैसे ये नहीं पता। उसमें जो सबसे बड़ी कोताही थी वह कुव्वत फैसला की कमी। हमेशा देर कर देता हूँ। मरियम नवाज तो बेचारी मुफ्त से मारी गई। अब ये सारे चूंकि मरियम नवाज के ऊपर एक लग गया कि जी वो इलेक्शन हार गई, कंपेन उससे चलाई थी, उसका बयानिया नहीं चला, वो बड़ी वो तकरीर, ये भी अंदर बात खाते बातें चल रही है ना कि कंपेन तो मरियम साहबा चला रही थी ना, हम तो मैं वजीर था, मैं फलां था, और फिर टिकट लोगों को दे दिए, लोग बाहर नहीं निकले। अगर मैं आपको वो फिगर दिखाऊं जो कि हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम में दिखाया कि कितना वोट पड़ा 2018 में, जो वोट पड़ा और जो वोट पड़ा 2022 में। 2018 में मुस्लिम लीग नून को 5 लाख वोट मिला था इन 20 सीटों पे जिन पे इलेक्शन हुआ है, और 2022 में 8.5 लाख वोट पड़ा है। तो वोट तो बड़ा है, 3.5-4 लाख वोट प्लस हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं वोट और बाहर ही नहीं निकला, तो ये बात यहाँ पे हजम नहीं होती। इमरान खान साहब का भी वोट बढ़ा है, उनको 6 लाख वोट मिले थे, 6-6.25 लाख, अब उनको कोई 10 लाख वोट मिले हैं, उनका 4 लाख वोट बढ़ा है, आपका 3-3.5 लाख बढ़ा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने पहले इन 20 में से 10 सीटें जीती थी, 10 आज़ाद लोग जीते थे, और अब उन्होंने इस 20 में से 15 सीटें जीत ली हैं, और 4 नून लीग ले गई, 1 इंडिपेंडेंट ले गया। तो वोटों का कि लोग नहीं निकले बाहर, तो लोग तो निकले। ये चैप्टर क्लोज के शहबाज शरीफ साहब अगर फैसले बर वक्त करते, आते ही IMF के साथ जो मामला उनको पता था कि अगर मैंने जिम्मेदारी ले ली है, ये मैं उस वक्त के बाद की बात कर रहा हूँ, जब आपने सोच लिया कि अब मुझे हुकूमत करनी है, तो अब मैंने फैसले कैसे रैपिडली करने हैं। फिर आपने जब तेल सस्ता करने का सोचा तो 4 दिन लाते हो जी, समरी आ रही है, समरी जा रही है, 4 दिन में पॉलिटिकल कैंपेन ख़त्म हो गई। तो लोगों को समझ आ गई, इमरान खान साहब ने रौला पाता है कि तेल सस्ता करो, वो कैंडिडेट लेना शुरू हो गए। कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, कोई जीतने का इरादा ही नहीं था, और कोई कुव्वत फैसला ही नहीं थी करना किए। तो ये है वो कमी, और ये एक और बड़ा डिफरेंस होता है कि लीडर ही होता है। इमरान खान साहब खुद मैदान में थे, इसलिए उन्होंने अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया। नवाज शरीफ मैदान में नहीं थे, वो अपना वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर सके। जो लोग थे वो ना तनिया पीता है, वो तनिया ग्रुप है। तनिया ग्रुप का तो ये कि आपके नाम पे वोट लेंगे, हम वजीर बन जाएंगे, हुकूमत चलाएंगे, अल्लाह खैर सल्ला। वोट इमरान खान को पड़ेगा और मौजा करेगा शहबाज गिल, वही है ना। इसी तरह इनमें वोट नवाज शरीफ के नाम का और मौजे करेंगे बाकी सारे। जेलें तो जिन्होंने बर्दाश्त की ना, कुछ लोग फरमाइश करके जेल चले गए, सामने भी पढ़ लो, वो ना कहेंगे रले हुए ने। 5 प्यारों की कहानी मैंने खोल बता दी। ये 5 प्यारे ख्वाजा आसिफ अहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक, इनके ऊपर मलबा गिर रहा है। और गिराना तो किसी पे है ना, समबडी हैज़ टू बी स्केपगोट, किसी को तो बनाना है, वो उन्होंने इस पर डाल देना, इन्होंने बेयर करना है। स्टोरी अगली आपको बताएं कि अब आज हुकूमत बैठेगी इत्तेहादियों के साथ, और इत्तेहादियों ने फैसला किया ऐसी हुकूमत करना। वो क्यों कहे रिज़ाइन दे दें, कभी भी नहीं पार्टी की हुकूमत छोड़ें।
मौलाना फजल रहमान कभी भी नहीं कहेंगे रिज़ाइन कर दें, वो कहेंगे होर कुट खाओ। वो एक मिसाल है जिसका तर्जमा है कि आपका क्या बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो उनका जिनका कुछ है, तो जिनका कुछ है ही उनका क्या बिगड़ना है। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हुकूमत, अब ये लोग कह रहे हैं जी पंजाब भी गया, फलाना भी गया, अब आप हुकूमत भी छोड़ेंगे तो इलेक्शन तो गया। तो अभी तो इलेक्शन के ऊपर इनको ज़ाहिर है ये नहीं जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन पे नहीं जाएगी। इमरान खान साहब पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। 22 जुलाई को उनकी हुकूमत बन गई। जो अगर इसने रोकने की कोशिश की पंजाब गवर्नमेंट ने, तो ज़ाहिर फड्डा होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, तो उसके हक में नहीं है लोग। तो इसमें भी अभी वो राणा सलमान ने कहा सानू इजाज़त दो, असं 5-7 बंदे, तो इसकी इजाज़त भी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत थोड़ी बहुत 19-20 खटपट के बाद चले पंजाब भी ले लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद खान साहब अपना पॉलिटिकल जो स्ट्रेचर है वो मजबूत करेंगे, सिंध के अंदर इधर उधर अपना नेटवर्क बनाएंगे और फिर वो इलेक्शन में जाएंगे। 2002 का इलेक्शन अगर किसी को याद हो तो नून लीग को 17 नेशनल असम्बली की सीटें और 37 सूबाई असम्बली की सीटें मिली थी। 2007 के आखिर तक उनके पास 13 कौमी असम्बली की रह गई थी और सूबाई असम्बली की 27 रह गई थी। तो अब तो हालात कई बेहतर हैं, इतने बुरे नहीं है, रूम फॉर कमबैक है। और ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। नवाज शरीफ ने सियासत में जैसे स्टेप इन करना है, हालात बदल जाने हैं, चीज़ें बहुत बदल जानी है। वो नवाज शरीफ के अंदर जो कुव्वत फैसला की वो जो ताकत है ना, जो स्ट्रेंथ है, जो कॉन्फिडेंस है उनका, और वोट बैंक उनका है, किसी और का तो है नहीं। वोट नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है और नवाज शरीफ ने अपनी वो फिर उनको पार्टी संभालनी पड़ेगी। अब लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो अभी वापस नहीं आ रहे, मेरा नहीं ख्याल कि वापस आएंगे जल्दी, अभी वो इनको टाइम देंगे। नवाज शरीफ के पास नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, इलेक्शन डे पे, अगले साल जब इलेक्शन होंगे उस वक्त, वो जब भी वापस आएंगे तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होगा खान साहब के लिए कि खान साहब के लिए तरने वाला होगा। और खान साहब हुकूमत में नहीं आ रहे, इलेक्शन जीतने के बाद भी खान साहब ने फैसला नहीं किया कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरा रहे हैं। ये तो असद उमर साहब भी एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हम पागल हैं, हुकूमत में आए, मलबा कौन चुकेगा। तो इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई भी जमात नहीं आएगी तो नून लीग को तो डरने की जरूरत ही नहीं कि साड़ी को हुकूमत छुट देगा। जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है वो उनका है कि वो 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अक्टूबर का शायद ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस कर दें। उसकी एक रीज़निंग है कि वो है हाँ साहब जो अपना मर्जी का बंदा लगाना चाहते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि जनरल फैज़ की गेम इन है, बल्कि क्या कहते हैं, फैज़ की गेम ऑन है। वो पूरी तरह इस खेल के अंदर अभी शामिल हैं। और ये जो एक्सटेंशन वाली कहानी है कि जो एक्सटेंशन मिलेगी और नहीं मिलेगी, इसके ऊपर अब क्वेश्चन मार्क आ चुका है। इन्वर्टेड कामा में इतनी बात कर सकते हैं ना कि अगर मामला इधर से उधर हो गए हैं, किसी के साथ सेटल हो रहे हैं, किसी के साथ नहीं हो रहे, तो फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना। और फिर ये जो अगर ये होता है, यानी खान साहब को और रूम मिलता है और लेवलिंग प्ले फील्ड मिलती है, तो फिर अगले कहेंगे ना कि जनाब साढ़े ना हाथ है। इसलिए वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना जवेद लतीफ़ ने, जवेद लतीफ़ कितना बंदा है, जवेद लतीफ़ नवाज शरीफ ग्रुप का बंदा है। तो जो हल्की सी वहाँ से लाइन आती है वो जो जवेद लतीफ़ चढ़ जाता है, और जवेद लतीफ़ चढ़ गया है। वो कहते हैं दसो जनाब जो बंद कमरों में जो कुछ होता है, जो चीज़ें तय हुई थी, जो हो रही हैं, क्यों हमारे हाथ पाँव बंधे हुए, क्यों हमने हुकूमत पकड़ी है। वो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जनरल फैज़ की गेम ऑन है जनाब, और उनकी गेम इसलिए ऑन है कि खान साहब ऑन है। खान साहब अगर इलेक्शन में चले जाते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं नाज़ा देने, या फिर खान साहब के पास ऑप्शन है कि वो फेडरल गवर्नमेंट कैसे गिराएंगे। पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के बाद वो लॉन्ग मार्च अनाउंस कर सकते हैं, तो फिर उनको रोकिए केड़ा, क्योंकि पंजाब से जब लॉन्ग मार्च शुरू होता है, वो राणा सलमान ने पंजाब से डके ऐसी तो लॉन्ग मार्च ने काम हुआ ना। हैबर पख्तूनख्वा से तो लोग आ गए थे लेकिन कामयाब नहीं कर सके, आज़ाद कश्मीर से भी आ गए थे, जीबी से भी आ गए थे। असल कहानी तो पंजाब की होती है। तो पंजाब में वो जब बैठ जाएंगे परवेज़ लाई, और यहाँ से फिर इमरान खान साहब जब निकलेंगे, तो फिर वो इलेक्शन के लिए अनबिलीवेबल दबाव बढ़ा देंगे, कोई उनका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो उनके पास चांस आ जाएगा अपनी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन की डेट हासिल करने का। अब इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे रोकना है, ये लोग फिर सर जोड़ के बैठे हुए कि हुण की करना है।
इमरान खान को अपने दे तो दिया, ठंडा तो कर दिया है और ठंडा करके बिठा दिया है। अब इमरान खान को इंगेज करना है इन चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन चीज़ें करने जा रहा है और फॉरेन फंडिंग केस है। फिर इमरान खान साहब को के लिए मुश्किल हो जाए क्योंकि जो ख्वाब वो देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब गेम सारे नहीं ऑन है, गेम कहीं नहीं जाती। और आपको दो चीज़ें मैं और ऐड करता जाऊँ, दो खबरें और है मेरे पास। हाँ, सब ने दिखे ना ईमानदारी कितनी है। वो जो उनकी पूरी पॉलिटिकल कंपेन इस बात पे थी कि शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज ने 1100 अरब के केस माफ़ करा लिए, ये करप्ट हैं, इन्होंने नैब की कवानीन चेंज कर दिए हैं, यानी इनके ऊपर ये मुजरम है, ये डाकू हैं, चोर हैं। तो अपना काम की किया है वो नैब के ने केस खोले थे मालम जब्बा, BRT, ब्रिलियंट सुनामी और बैंक ऑफ खैबर। ये भी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी है नूर आलम की सरबराही में, उसने ये अनाउंस किया था कि ये केस खोलें, ऑर्डर दिया था। तो नैब ने केस खोलते और चले गए फिर ये पेशावर हाई कोर्ट में और उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया है। अपना हाल ये है कि हाँ साहब अपने खिलाफ कोई केस चलने नहीं दे रहे और कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लिया पेशावर हाई कोर्ट से। तो पेशावर हाई कोर्ट ने PAC के फैसले पर स्टे ऑर्डर दे दिया है। ये है उनकी ईमानदारी का आलम, ये उनकी 2 नंबरी रंगबाजी जो लोगों को नज़र नहीं आ रही, आंख बंद करके बैठे हैं। हाँ, सब की सारी जो धमकियाँ और वो बदमाशियाँ ना, वो ये कि मैं अपना थानेदार लवा ला फिर मैं तो नहीं बढ़ाऊंगा, तो वो सारी इनकी गेम है। तो वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट ने इन सारे केसेस के ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं, मालम जब्बा, बिलियन ट्री और BRT ये भी शामिल है, इन सब के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया। जैसे इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था ममनूआ फंडिंग केस भी, और वो 7-8 साल से चल रहा है। तो ये जनाब सारी कहानी अपनी बारी आती है तो फिर ये करते हैं। तो वो यानी इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो तो सबको पता है। तो इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी पूरी कौम एक तरफ है और कह रही है यार बड़े फेयर इलेक्शन हुए हैं, और इसी वजह से ये रिजल्ट भी आए हैं और किसी ने कोई मुदाखलत नहीं की, किसी भी इदारे ने, किसी भी हुकूमत ने, सब ने। अब हुकूमत ने डर के मुदाखलत नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने डर के मुदाखलत नहीं की, फौज भी डर गई होगी, जो भी है, लेकिन इलेक्शन में उनका कोई इनपुट नहीं। तो खास सबका दबाव काम कर गया होगा, नहीं इन्होंने की होगी। तो फिर उनको मानना तो चाहिए था ना कि ये फेयर एंड फ्री हुए, लेकिन वो कैसे मानते हैं। तकरीर उन्होंने तैयार की हुई थी हारने वाली और इलेक्शन को डाल के दे दिया गया, लो फड़ो जनाब। अब वो उसको देख रहे हैं जो प्लेट में उन्हें डाल के दिया गया है और वो गुराना चाहते हैं, गुरा नहीं पा रहे। तो गुराहट उनकी कम हो गई है। अगर आप उनकी तकरीर सुने, लोगों ने उसके ऊपर उन्होंने सीधा इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया है। और वजह मैंने आपको बता दी कि जनाब कहानी ये कि वो यानी आगे उनके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है और उनको उनके साथ वही सलूक हो रहा है जो कुर्बानी के जानवर के साथ होता है। खिलाया पिलाया जाता है, रजाया जाता है, खुश किया जाता है, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन आखिर तो कुर्बानी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।